आम भाषा में एक कहावत है कि जो पकड़ा जाए वही चोर होता है। तो गवर्नमेंट के पास ऐसे पकड़ने के बहुत तरीके हैं, लेकिन अभी भी आप सोचो इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से क्या 8.3 करोड़ लोग ही ऐसे जो साल में 2.5 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं। ऐसा तो नहीं, बट ये भी ये है कई लोगों का शिकायत की जो हम टैक्स दे रहे हैं उससे बस जो नेता हैं जो मंत्री हैं वही लोग मजे कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि क्या टैक्स से बचने के लिए दुबई बिजनेस रजिस्टर कर लें। बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक, टैक्स कम से कम कैसे जमा करें। अब ये बताइए सीए जी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आप लोगों ने तो देखा रहेगा कि मैं ज़्यादा करके ऐसी वीडियोस बनाता हूँ कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, या फिर किसी ऐसे गेस्ट को लेके आता हूँ जो ऑनलाइन पैसे बना रहे होते हैं। तो आपने बोला यार कि तुमने कमाने का तो बता दिया, लेकिन ये बताओ कि इन जो पैसे कमाते हैं इन पे टैक्स कितना देना पड़ता है, जीएसटी कितना देना पड़ता है, इनकम टैक्स कितना देना पड़ता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, मतलब कंप्लीट टैक्सेशन फॉर क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, इंस्टाग्रामर्स, या फिर जो भी ऑनलाइन दुनिया से पैसे कमा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके इनकम कर रहे हैं, मतलब उनका जो इनकम सोर्स है कोई ना कोई ऑनलाइन सोर्स है, तो उनके लिए हम पूरा टैक्सेशन बताने वाले हैं कि उनको कितना जीएसटी देना होता है, कितना इनकम टैक्स भरना होता है, और टैक्स देना भी है कि नहीं देना है, जो गूगल एडसेंस से जो इनकम आ रही है उस पर कितना टैक्स पे करना है, या फिर बाहर से हम एफिलिएट मार्केटिंग करके जो पैसे कमा रहे हैं क्या उस पर भी टैक्स देना पड़ता है या जीएसटी देना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं आपके मन में। इवन बहुत सारे यूट्यूबर्स को तो नोटिस भी किया रहेगा इनकम टैक्स की तरफ से, उन्होंने बराबर से टैक्स नहीं फाइल किया है तो उसके लिए भी नोटिस जाता है। कुछ क्रिएटर्स सिर्फ पैसे कमाना जानते हैं, उनको ये नहीं पता है कि पैसे जब हम कमाने लगते हैं तो उस पर टैक्स भी देना होता है। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जो हमारे साथ गेस्ट है वो है मिस्टर सीए अश्वनी अरोड़ा, जो हमारे दोस्त हैं, और इनके ज़्यादातर क्लाइंट्स जो हैं ऐसे ही लोग हैं जो ऑनलाइन पैसे बनाते हैं, तो उनका ये टैक्सेशन मैनेज करते हैं। तो स्वागत है अश्वनी भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सतीश भाई, आपने जो हमें आपके चैनल पे बुलाया। एक बार मैं चाहूँगा छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में बता दे हमारी जनता को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सी अश्वनी अरोड़ा है, जैसे कि सतीश भाई ने इंट्रोड्यूस कराया मुझे। तो मैंने अपना सीए कंप्लीट किया था, नवंबर 17 एग्जामिनेशन मैंने क्लियर किया था। जनवरी 18 से मैं इस सीए फील्ड में हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 6 सालों से। और सीए फाइनल का भी एग्ज़ाम देने से पहले ना 3 ईयर्स की हमें ट्रेनिंग करनी होती है। ओके। तो काइंड ऑफ कह सकते हैं 3 + 6 9 ईयर्स से ही मैं इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके, 9 साल हो गए। 9 साल हो गया मुझे। CA। और सीए इंस्टीट्यूट के 5 रीज़न है। ओके। उसमें से नॉर्थन जो रीज़न है उसकी इंटरनेशनल टैक्सेशन कमेटी का भी मुझे कोऑप्टेड मेंबर बनाया गया था 2022-23 में। ओके। अगर भाई आप मतलब इफ़ यू डोंट माइंड मैं आपका एज पूछ सकता हूँ, आपकी एज क्या है? सीए लोगों की एज थोड़ी ज़्यादा रहती है। नहीं, मेरी एज अभी 30 ईयर्स है। 30। ओके, 30 साल के हैं आप, मतलब काफ़ी यंग सीए हैं। तो ये अभी जो देखो ये जो ऑनलाइन पैसे कमाने वाला चीज़ है ना, इतना पुराना नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इवन जब मैं शुरुआत कर रहा था, जब ब्लॉगिंग से पैसे कमा रहा था, तो मेरे टैक्सेशन को मैनेज करने के लिए कोई ढंग का सीए नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसको ज़्यादा आइडिया ही नहीं होता था इन सब चीज़ों के बारे में कि भाई गूगल से जो पेमेंट आ रहा है उसको कैसे शो करना है, या फिर हमारा बिजनेस का नेचर ही क्या है, क्या नेचर है। तो ये कुछ चीज़ें नहीं, मतलब बहुत डिफिकल्टी होती थी। इवन आज भी ढंग के वीडियोस नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि कोई ढंग का बंदा मिलेगा तो मैं उसके साथ वीडियो करूँगा, और आज अश्वनी भाई हैं। तो अश्वनी भाई सीधा मुद्दे पे आते हैं। जैसे मान लो मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे जो इनकम सोर्सेज हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हैं, और लोग भी रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहले तो हमें जो गूगल है, यानी कि जो यूट्यूब है, जब हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं तो यूट्यूब हमें पे करता है गूगल एडसेंस के थ्रू। गूगल और यूट्यूब यूट्यूब गूगल का ही प्रोडक्ट है, तो गूगल एडसेंस से मोनेटाइज होता है। तो इस पर जो भी एड्स चलते हैं उसके पैसे हमें गूगल एडसेंस भेजता है सिंगापुर से, कभी सिंगापुर से, कभी आयरलैंड से, मतलब एक कंट्री से आता है। एक ये पेमेंट हमारा आता है। दूसरा, हम ब्रांड डील्स करते हैं, मतलब अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, हमारे को प्रमोशन करवाने के लिए पैसे देते हैं। तो कुछ इंटरनेशनल भी होते हैं, कुछ इंडियन भी होते हैं, ठीक है। तो ये 2 हो गए। ऐसे ही अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, मतलब कि अफिलिएट जो इनकम होता है ज़्यादातर तो बाहर का ही इनकम है, मतलब वो डॉलर में ही पेमेंट आता है हमारे अकाउंट में। ये हो गए, और बस ये 3-4 इनकम सोर्सेज हैं मेजर जो पैसे आते हैं। तो कुछ इंटरनेशनल भी है, कुछ इंडियन भी है। तो आप बताइए कि मेरे को क्या जो गूगल एडसेंस से जो पेमेंट आ रहा है उस पर मेरे को टैक्स कितना भरना है, या टैक्स कट के आता है, थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन करिए। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि टैक्सेशन क्या है। ओके। जैसे एक घर को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, वैसे ही देश को भी चलाने के लिए सरकार को चाहिए पैसे, तो वो हमसे टैक्सेशन के रूप में प्राप्त करते हैं। सरकार को हम टैक्स पे करते हैं।
तो टैक्स दो टाइप से होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो वो होता है कि जैसे मैंने इनकम कमाया तो मुझे ही उस पर टैक्स देना है, तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं। हाँ, इनकम टैक्स उसमें आ जाएगा, जिसमें ये है कि मैं बर्डन ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी और को। सेकंड आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन, उसमें आते हैं जीएसटी। जैसे अब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको, अब इंटरव्यू देने की मैं आपसे फीस लूंगा 1 लाख प्लस 18%। ठीक है, अब मैंने वो बर्डन ट्रांसफर कर दिया आपके ऊपर 18,000 रुपये, 18% आपसे। जो एंड यूजर है उसको पे करना है वो टैक्स। हाँ, वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेशन, तो जीएसटी। अब जैसे आपने बताया कि यूट्यूबर्स हैं या ब्लॉगर्स हैं, तो उनके ये अलग अलग सोर्स हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग की या स्पॉन्सरशिप की, या उनको गूगल एडसेंस से आया। हाँ, तो इस पे दोनों टैक्स लगेंगे, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। अच्छा, जीएसटी भी और इनकम टैक्स भी। ठीक है, अब जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों लगेंगे, लेकिन दोनों की अपनी अपनी एक थ्रेशोल्ड है। गवर्नमेंट ने एक लिमिट डिफाइन की है कि इतनी लिमिट के आने के बाद ही जैसे टैक्स देना है। ठीक है, तो इनकम टैक्स के लिए तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, एक साल में मतलब इनकम टैक्स अपना फाइनेंशियल ईयर काउंट करता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। उसके बीच में आपकी जो भी इनकम होगी, जैसे सपोज आपने गूगल एडसेंस किया, आपने ब्रांड प्रमोशन किया, एफिलिएट किया, सबसे आपको जो भी पैसा आया वो सबका आप एक टोटल कर लो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का। इसमें हम ये भी एक ऐड कर देते हैं इनकम सोर्स में, कई लोग कोर्सेज भी बेचते हैं। हाँ जी, तो कोर्सेज से भी पैसे आते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से 5 सोर्स है। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं सैलरी से पैसा कमा रहा हूँ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसे मैंने अपना कोई घर है, मैंने वो रेंट पे दे रखा है, वहाँ से आ रहा है। थर्ड होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जैसे मैं कोई शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन्स करता हूँ, या मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, 3 साल बाद बेच रहा हूँ, 5 साल बाद बेच रहा हूँ, तो ये कैपिटल गेन हो गया। चौथा होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये हमारा प्रोफेशनल इनकम है। Okay. तो ये इनकम फ्रॉम इस बिजनेस एंड प्रोफेशन में फॉल करेगी। पांचवा होता है अदर सोर्स, जो चारों हेड में नहीं है, वो अदर सोर्स में आ जाएगी। जैसे कोई बैंक का ब्याज हो गया, या कुछ मुझे शेयर से डिविडेंड आ गया। तो अब जो भी ये 5 सोर्स से इनकम होती है, उसमें से हमारे जो भी डिडक्शंस होती हैं कुछ, जैसे सपोज मतलब अलग अलग सेक्शंस है डिडक्शन के। ATC होता है, जैसे हमने कोई लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है या मेडिकल इंश्योरेंस कराया तो उसका 80D सेक्शन है। तो ऐसे करके फिर जो नेट इनकम होती है उस पर तो देना होता है इनकम टैक्स। ओके, और GST हमें देना है एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड क्रॉस होने के बाद। जैसे अगर आपने ब्रांड प्रमोशन किया या गूगल एडसेंस से पेमेंट आई आपको, अगर वो 20 लाख रुपीज़ है एक फाइनेंशियल ईयर, 1 साल के अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना है सबसे पहली बात। 20 लाख से ऊपर हुआ 20 लाख से क्रॉस करने के बाद वॉलंटरी अगर आप लेना चाहें तो पहले भी ले सकते हैं, पर गवर्नमेंट मैंडेटरी आपको तब करती है जब आपका 20 लाख टर्नओवर हो जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद आपको हर मंथ आपकी GST रिटर्न फाइल करनी है। इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर लूँ, जैसे आपने बताया कि कुछ एफिलिएट आपको डॉलर्स में आ रहे हैं आउट ऑफ इंडिया से, इवन गूगल एडसेंस भी डॉलर में ही आता है। हाँ, तो गवर्नमेंट ये कहते हैं कि आप ये इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की कैटेगरी में रख दिया, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया से आप पैसा ला रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़े, तो उसको प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट को, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम उस पर GST नहीं लगाएंगे। लेकिन उसके लिए एक आपको LUT दाखिल करना होगा। LUT क्या होता है? LUT होता है एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, कि आप एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं। ओके, तो ये कब दाखिल करना होता है? ये फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग में आप कर सकते हैं, या GST रजिस्ट्रेशन लेंगे उसके जस्ट बाद आप फाइल कर सकते हैं। और हर साल आपको देना पड़ेगा। हो सकता है कि आप इस साल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगले साल आप कुछ और बिजनेस कर रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो तब आप दाखिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, तो हर साल आपको 1 अप्रैल को फाइल करना है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। तो अभी जो फिलहाल मैं समझा जो GST वाला, कि अगर बाहर से हमारा पेमेंट आ रहा है, डॉलर में पेमेंट आ रहा है या फिर यूरो में आ रहा है, बाहर की कंट्री से आ रहा है, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में जाता है, जिसपे हम GST हमें पे नहीं करना है, जो भी अमाउंट बाहर से आ रहा है। तो इसको हम LUT फाइल करते हैं, हम CA की मदद से कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा जो पेमेंट है जो इंडिया से ही आ रहा है, जैसे स्पॉन्सरशिप है, तो बहुत सारे एजेंसीज हैं, एजेंसीज के थ्रू या बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स हैं जो हमें बोलती है कि भाई हमें प्रमोशन करना है। तो मान के चलो एक एक्स क्रिएटर है कोई, वो 1 लाख रुपए चार्ज करता है एक वीडियो प्रमोशन का, तो वो उसको कैसे चार्ज करना चाहिए, क्या GST, जैसे आपने बोला कि अगर आप इंटरव्यू में आए और आप फीस लेते हो
तो 1 लाख प्लस 18,000 लोगे मेरे से कि 1 लाख आप 18,000 जीएसटी में दे दोगे, तो आप मेरे से ही जीएसटी ले रहे हो। तो ऐसे ही मैं ब्रांड से जीएसटी लूंगा 18% और फिर मैं पे करूंगा गवर्नमेंट को। तो आप थोड़ा आप बताओ इसको। एग्जैक्टली जैसे अब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, एक बार आपने जीएसटी में रजिस्टर कर लिया खुद को, अब आपके ऊपर ये एप्लीकेबल हो गया, आपकी हर इनकम पे एप्लीकेबल हो गया। अब अगर जो इनकम आएगी वो जीएसटी उस पर जीएसटी देना है मुझे, जीएसटी का डिटेल देना है। उसमें देखा जाएगा कि आउट ऑफ इंडिया है, उसमें तो आप एलयूटी फाइल करके उसको पे नहीं करना, उस पर 18% आपको। लेकिन जो इंडियन ब्रांड से आपको प्रमोशन का मिल रहा है, जैसे आपने सपोज किसी ब्रांड का प्रमोशन किया, उसके लिए आपने अपनी फीस चार्ज की 1 लाख रुपए, तो अब आपको 1 लाख प्लस 18% गवर्नमेंट के लिए उससे 1,18,000 रुपये लेने, 1 लाख रुपए जिसमें से आप अपने पास रखेंगे और 18,000 रुपये आप सरकार को जमा करा। सरकार को हमने दे दिया 18। वो हर मंथ जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है, उसकी ड्यू डेट होती है। जैसे 2 रिटर्न जाती है हर मंथ, एक रिटर्न 1 होती है और एक 3 भी रिटर्न होती है। तो एक 11 तारीख हर नेक्स्ट मंथ की 11 से पहले अपनी R1 फाइल करनी होती है और 20 से पहले 3 भी करनी होती है। ओके, और तो थोड़ा टेक्निकल हो गया, सीए लोगों को ही पता रहेगा जी। तो आपने जो 5-7 साल 9 साल पढ़ाई और प्रैक्टिस किया, तो आप ही सबको झेलो, मैं अपना फील्ड में संभालता हूँ। तो अभी जीएसटी का मुझे लगता है कि लोगों को क्लियर हो गया रहेगा कि जीएसटी हमें हर इनकम पे देना है, चाहे वो इंडिया से आ रहा है चाहे बाहर से आ रहा है। बस बाहर से आ रहा है तो उसमें हमें 0 दिखाना है, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जा रहा है। उसमें गवर्नमेंट को जस्ट डाटा जाएगा, गवर्नमेंट जानना चाहती है ना कितने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। हाँ। तो अपने रिटर्न में वो एक्सपोर्ट टर्नओवर डिफाइन कर देगा, ठीक है जी, इस मंथ इतना पैसा आया आउट ऑफ इंडिया से, और जो इंडियन वाला आएगा तो उसमें तो टैक्स देना 18% लेना है। बिल्कुल। तो अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब हम मान के चलिए गूगल एड्स चलाना होता है कोई वीडियो पे या आर्टिकल पे या कोई प्रोडक्ट पे, तो उसमें हमसे 18% लेता है। और ये जो पेमेंट हम करते हैं गूगल गुड़गांव या गूगल मुंबई को करते हैं, मुझे मतलब MX वो नहीं, गूगल इंडिया को करते हैं बेसिकली, ऐसे समझ लीजिए। तो उस पर 18% जीएसटी हमें देना होता है। तो अगर मान के चलो हमें 1 लाख का ऐड चलाना है, तो उसमें 1 लाख प्लस 18,000 दूंगा तो 1 लाख बैलेंस लोड होगा मेरे उसमें जी। तो गूगल 18% जीएसटी ले रहा है हमसे, बट गूगल ही जब हमें पे कर रहा है, क्योंकि वो सारे एड्स कहाँ चल रहे हैं, गूगल के ही तो प्रोडक्ट्स पे चल रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो चाहे हम एडसेंस के थ्रू ऐड लगा रहे हो। तो जब पब्लिशर को जो पैसे मिल रहे हैं वो पैसे दे रहा है सिंगापुर से या फिर आयरलैंड से जी। तो ये बीच का 18% फिर कहाँ चला जा रहा है? देखिए, जो आपने इंडियन गूगल पे सपोज कुछ ऐड चलाई, तो आपने यहाँ पे किया 1 लाख प्लस 18%। सपोज आपने 1 लाख रुपए की ऐड थी प्लस 18% गूगल को पे किए 1,18,000 रुपये, तो 18,000 रुपये ये आपके जीएसटी पोर्टल में क्रेडिट शो हो जाएगा। अब सपोज आप किसी ब्रांड की प्रमोशन करते हैं, उनसे आपने फीस चार्ज की 2 लाख रुपए, 2 लाख प्लस 18%। अब उस ब्रांड से तो आपने 2 लाख प्लस 18% 2,36,000 रुपये ले लिए। हाँ। अब 36,000 रुपये सरकार को देने थे, आपको देने थे, लेकिन आपके पास 18,000 ऑलरेडी जो ऐड चला रखी थी वो उसका पड़ा हुआ है, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। 18,000 वो यूज हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, और 18,000 रुपये आपको अब सरकार को रिमेनिंग देना होगा। अच्छा, और तभी लोग बोलते हैं कि अगर आपका कोई बिजनेस मतलब जीएसटी अगर आपके पास है, तो अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो उस पर आप जीएसटी इनपुट ले सकते हैं। एग्जैक्टली। तो कई लोग हाँ, अब जैसे आपने लैपटॉप, क्योंकि आपकी फील्ड सर्विस कैटेगरी में आप जी, आपका सारा काम भी इनके लैपटॉप है, कैमरा, मोबाइल है, तो इन पे जो भी आपने इनपुट पे किया उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी आउटपुट सर्विस पे, जो गवर्नमेंट को पे करवाना है टैक्स, उसको सेट ऑफ हो जाता है। तो ये फायदा नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता है, जो जॉब करते हैं, जो सैलरीड लोग हैं, उनको नहीं ये फायदा है, के लिए वो कॉस्ट हो जाती है। हाँ, ये सिर्फ बिजनेस वाले लोगों को है जिनके पास जीएसटी है। तो एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने किया हुआ है ये चीज़, तो मैं समझाता हूँ। ये कुछ 3 लाख का लैपटॉप है, तो इसमें 3 लाख में जो भी जीएसटी इंक्लूडेड होगा वो जीएसटी इनपुट हो जाएगा मेरे जीएसटी में। तो अगर मैं जो जीएसटी हर महीने फाइल करता हूँ तो उसमें से वो माइनस हो जाएगा। बिल्कुल। जो आप, तो मेरे को एक तरीके से लैपटॉप सस्ते में थोड़ा पड़ा। हाँ, कह सकते हैं। इस पे शायद 28% टैक्स है, वो डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से रहता है। तो लैपटॉप पे 28% टैक्स है, आप समझो। बट कई लोगों को मैंने सुना है कि गाड़ियों का भी इनपुट ले लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल है? वो ले रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। गलत है ना, क्योंकि गाड़ी का यूज सिर्फ गाड़ी के लिए जीएसटी अलाउड किया है, या तो वो कार ड्राइविंग स्कूल्स है उनको अलाउड है, या फिर जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज है, उनको अलाउड है। आप जीएसटी का गाड़ी पे इनपुट नहीं ले सकते, लेकिन जो मेन आपका ये जो आपके हेल्प कर रहे हैं,
बिजनेस में एग्जैक्टली जिससे एग्जैक्टली आप सर्विस परफॉर्म कर पा रहे हैं अपनी, उसका इनपुट आपको अलाउड। ठीक है, तो अभी ये जीएसटी वाला आई होप कि लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। इतना क्लियर हो गया तो लाइक कर दो गाइस, सीएस आवा है। तो एक और चीज़ बताइए, अब जैसे मान लीजिए मैंने जीएसटी पे कर दिया, हर महीने हम फाइल कर रहे हैं, हमारा जीएसटी हमने ले लिया है, अब वो जो इनकम आया, अब उस पर फिर से टैक्स देना, इनकम टैक्स क्या है वो? देखिए वही मैंने बताया, इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, वो तो आपको देना ही है। जैसे आपने सपोज गूगल एडसेंस से पैसे आए, सपोज आपको 20 लाख रुपए, इंडियन कोई एफिलेट से आए 20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए आपको टोटल आ चुके हैं। हाँ। और जीएसटी 20 लाख इंडियन पे आप दे चुके हैं 18%। लेकिन इनकम आपकी 20 + 20 40 लाख रुपए आपकी इनकम होगी, 40 लाख रुपए। अब उसके अंदर आपके जो बिजनेस के एक्सपेंस है, जैसे कि आपने कोई वेबसाइट ले रखी है, उसका डोमेन है, कोई होस्टिंग चार्जेस है, या कोई आप कंटेंट लिखवाते हैं, एडिटर्स हैं, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी जगह पे आपने शूट किया करने के लिए, तो रेंट पे हम कैमरा ले रहे हैं, आपने ऑफिस रेंट पे ले रखा है, वो सब एक्सपेंस जो आपने उस इनकम को कमाने के लिए जो एक्सपेंस किए हैं, वो सब इनकम टैक्स आपको अलाउड माइनस हो जाएंगे। उसके बाद नेट इनकम पे देखा जाएगा, स्लैब वाइज टैक्स लगता है। तो आप जिस स्लैब में फॉल करेंगे, उस स्लैब के हिसाब से आपको इनकम टैक्स देना होगा। तो एग्जांपल यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। मेरा जो इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है वो प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, ये जीएसटी है मेरा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए क्या टैक्सेशन वाला स्लैब है, थोड़ा बताइए। जैसे इंडिविजुअल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, अब 2 रेजिम कर दिए गवर्नमेंट ने, एक ओल्ड रेजिम, एक न्यू रेजिम। हाँ, लास्ट ईयर जो आया था। तो मैं ओल्ड रेजिम का एक बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 0 से 2.5 लाख रुपए की इनकम होती है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। प्रॉफिट जो हमारा 0 से 2.5 लाख का, हाँ, इनकम माइनस ऑल एक्सपेंसेस करके जो नेट टैक्सेबल इनकम आएगी आपकी, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, या रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस प्लस अदर सोर्स इनकम ऑल्सो, लाइक डिविडेंड आया, कुछ आपको एफडी से इंटरेस्ट आया, कहीं आ रहा है, रेंट से आ रहा है, वो सभी हेड से 5 हेड से जो इनकम आई उस पर अब टैक्स देना है, वो टैक्सेबल इनकम हुई। तो अब वो 0 से 2.5 लाख रुपए तक इनकम होती है तो कोई टैक्स नहीं देना होता है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की इनकम होती है तो उस पर 5% टैक्स देना होता है। 5 लाख से 10 लाख रुपए की इनकम होती है उस पर 20% टैक्स देना होता है। और 10 लाख रुपए से जो ऊपर की होती है उस पर 30% टैक्स देना होता है। समझ। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, आपकी इनकम है अगर 8 लाख रुपए, सारा कुछ घटा के, एक्सपेंस घटा के 8 लाख रुपए इनकम, तो उस पर टैक्स बनेगा 0 से 2.5 लाख पे 0, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% हुआ 12,500, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में फॉल करके आपकी 8 लाख रुपए, तो यानी 5 लाख से 8 लाख का डिफरेंस हुआ 3 लाख, 3 लाख पे 20%, 60,000 प्लस 12,500 हुआ 72,500, प्लस 4% का एक एजुकेशन सेस लगता है। अच्छा, क्योंकि कुछ लोगों के, आपकी ऑडियंस का शायद डाउट होगा कि 8 लाख रुपए है तो ये 20% सीधा तो नहीं लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, जो स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, मतलब वो पार्ट वाइज लगेगा। हाँ। एक और चीज़ आपने बताया कि जो एटीसी एटीडी जो आपने चीज़ें बताई जो हम माइनस कर सकते हैं, जैसे अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है या फिर टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है या फिर होम लोन लिया हुआ है, तो ये सब चीज़ें कुछ माइनस हो जाती हैं हमारे कुछ 1.5 लाख रुपए तक साल के। एटीसी जो ये आप डिडक्शंस बता रहे हैं, एटीसी एटीडी, ये सब ओल्ड रेजिम में अलाउड थी। ओके। जैसे आपकी नेट जो टैक्सेबल ग्रॉस इनकम टैक्सेबल इनकम थी 8 लाख रुपए, उसके बाद आपने कुछ, जैसे आपने होम लोन ले रखा है तो होम लोन का आप प्रिंसिपल भी पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट पोर्शन की डिडक्शन इनकम टैक्स कहता है 2 लाख रुपए तक 1 साल की मैक्सिमम, जैसे। हाँ, और प्रिंसिपल की होती है 1.5 लाख रुपए। वो एटीसी के अंदर कई हैं अलग अलग, जैसे लाइफ इंश्योरेंस करा लेते हैं या 5 ईयर की एफडी करा लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अलग से है। अच्छा, वो अलग है, वो उसके लिए 25,000 रुपए आपके खुद सेल्स के लिए, और 25,000 रुपए तक। और अगर आपके पेरेंट्स का भी कराते हैं तो 25,000 रुपए अलग से उनके लिए मिल जाता है, अगर आपके पेरेंट्स 60 साल से कम है। अगर आपके पेरेंट्स की एज 60 साल से ज़्यादा है तो यही 25 की जगह 50,000 हो जाता है। ठीक है। तो ये सब नेट लेस करके जो नेट टैक्सेबल होता है उस पे स्लैब के हिसाब से टैक्स जाता है। गॉट इट। तो ये सब जो स्लैब वाला जो लफड़ा है वो सीए लोगों पे ही रख देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। हमें बस ये जानकारी लेनी है कि जो हमारा इनकम हो रहा है उस पर हमें डायरेक्ट टैक्स भी देना है, इनडायरेक्ट टैक्स भी देना है, मतलब कि जो भी इनकम कर रहे हैं उस पर जीएसटी भी रहेगा और इनकम टैक्स भी देना है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना।
ये तो क्लियर है इतना चीज़। तो किस बंदे को, जैसे मैंने तो देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इनकम टैक्स पे ही नहीं कर रहे हैं, जैसे उनकी इनकम मान के चलो 10 लाख या 15 लाख साल में कर रहे हैं और इनकम टैक्स पे ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि एक आम भाषा में एक कहावत है कि जो पकड़ा जाए वही चोर होता है। तो गवर्नमेंट के पास ऐसे पकड़ने के बहुत तरीके हैं। हाँ। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, इनकम तो कर रहे हैं। अब आप देखिए अभी लास्ट ईयर ही रिटर्न फाइल हुई है इंडिया में 8.3 करोड़ के अप्रोक्स इनकम फाइल जिन्होंने रिटर्न फाइल किया। अब तो काफ़ी बढ़ गया है, मतलब लोग कर रहे हैं। हाँ, पिछले 1-2 साल से काफ़ी मतलब ये नंबर इंक्रीज हुआ है। लेकिन अभी भी आप सोचो इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से क्या 8.3 करोड़ लोग ही ऐसे जो साल में 2.5 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। वो तो फिर अब वही है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने भी कुछ चेक्स लगा दिए हैं कि हाँ तुम चोरी करो हम पकड़ेंगे तुम्हें। अच्छा। अब कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने कोई 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कार ले ली सपोज, जैसे अभी आप बुक करने वाले हैं शायद वो 10 लाख से ज़्यादा ही होगी। हो गई बुक हो गई, लोगों को भी पता है डिफेंडर आने वाली है गाइस। तो अब उसमें क्या होगा कि वो जो कार डीलर है वो आपसे 1% TCS लेता है। आपने देखा होगा इनवॉइस में जो 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कार हुई, उसमें वो आपका पैन कार्ड मांगता है। हाँ। अब वो पैन कार्ड पे वो डिटेल इनकम टैक्स को भी चलेगी क्योंकि आप गाड़ी लिया, गाड़ी ली है। अब वो देखेंगे अपने डाटाबेस में कि इसका नहीं भरा, इस पेन से तो भरा नहीं है। अब सपोज मैं कमा तो रहा हूँ, मेरे पास पैसे भी थे, मैंने बैंक से पेमेंट कर दी, डीलर को तो नहीं पता ना कि मैंने रिटर्न भरा या नहीं। उसने तो अपना कार का पैसा लिया और मुझे कार दे दी। अब वो उसने डाटा लेकिन इनकम टैक्स को भी दे दिया कि हाँ इस इंसान ने इतने की कार ली है। अब आप देख लो, अब 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कार ली तो डिटेल चलेगी। ऐसे ही सेम ऐसे है कि मैं 10 लाख रुपए से ज़्यादा की FD कराऊँ या 10 लाख रुपए से ज़्यादा शेयर में इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि देखो मैं पैसा कमाऊँगा तो खर्चूँगा, कहीं ना कहीं तो खर्चूँगा। तो गवर्नमेंट ने वो चेक्स लगा रहे हैं कि हाँ कि जो ये लोग हैं सीधे तरीके से जो भर रहे हैं वो तो फिर अपना पैसा कमाया वो कहीं भी खर्च करें। लेकिन जो ऐसे हैं कि जिन्होंने फाइल नहीं की रिटर्न, अपनी टैक्स नहीं भरा लेकिन पैसा कमाया था उस लिमिट से ज़्यादा, तो फिर उनको गवर्नमेंट यहाँ से पकड़ सकती है, नोटिस आ सकता है। और फिर ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार गवर्नमेंट पकड़ेगी तो फिर वो टैक्स तो लेगी 100 से 300% की पेनल्टी ले लेगी और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले लेगी। मतलब जितना टैक्स बनता रहेगा उतना तो लेगा ही लेगा, उसके ऊपर 300% तक पेनल्टी लेगा। बाप रे बाप। और इंटरेस्ट अलग से 1% पर मंथ। तो फिर बाद में दे दो गवर्नमेंट को या थोड़ा अभी सही से दे दो। टैक्स तो देना है, इंडिया में देखो रहोगे पैसा कमाया तो टैक्स देना हो। एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ज़्यादातर जो बंदे अभी ऑनलाइन फील्ड में आए हैं, पैसे कमाना शुरू किया, तो शुरुआत सबकी ऐसी होती है, मतलब जीरो से। कोई ऐसा नहीं कि पहले महीने से लाखों 2 लाख कमा रहा है, कोई होगा जो ऐसे किया होगा, बट शुरू ऐसे होता है 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे बढ़ता है। तो शुरुआत में हम सेविंग अकाउंट में पैसे लेते हैं या फिर हमने कोई बिजनेस रजिस्टर नहीं किया होता है, तो हमें बिजनेस कब रजिस्टर करवा लेना चाहिए? जैसे मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप किया हुआ है, तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि सोल प्रोप्राइटर करना है कि पार्टनरशिप करना है कि LLP करना है कि प्राइवेट लिमिटेड करना है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन ये कब हमें तय करना है कि कब हमें रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, और क्या सेविंग अकाउंट में पैसे ले सकते हैं, मंगा सकते हैं जो भी हम कमा रहे हैं? थोड़ा बताइए। देखिए ये इनकम टैक्स के हिसाब से बिजनेस करने के अलग अलग फॉर्म्स है। जैसे आपने बताया कि आप सोल प्रोप्राइटर में रजिस्टर हो, ऐसी एक पार्टनरशिप है, ऐसी प्राइवेट लिमिटेड है, सबके अंदर टैक्स रेट और कंप्लाइंसेस का फ़र्क है। अलग अलग है सब में अलग अलग है। जैसे पार्टनरशिप में 30% फ्लैट टैक्स लगता है, लेकिन उसके अंदर पार्टनर्स की सैलरी अलाउड हो जाती है। सोल प्रोप्राइटर में आप खुद को सैलरी नहीं दे सकते। तो सब में एक तो टैक्स का डिफरेंस है। दूसरा ये कि रजिस्टर तो चाहे डे 1 से कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का डाउट ये होता है कि हमने तो सेविंग में पैसा ले लिया, करंट अकाउंट में पैसा नहीं लिया, तो वो बिजनेस का तो करंट अकाउंट है GST का, तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है, GST तो पैन बेस्ड है। आपके उस पैन की इनकम चाहे सेविंग में है चाहे करंट अकाउंट में है, आपको टैक्स दोनों पे देना होगा। ये नहीं होगा कि आप सेविंग में पैसा ले लेंगे तो उस पर कुछ GST नहीं देना। ये सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, सोल प्रोप्राइटर के लिए, क्योंकि पार्टनरशिप का तो फिर अलग ही पैन हो, अलग पैन बनता है। करेक्ट। और फिर पार्टनर के बैंक अकाउंट में कुछ पैसा है, उस पर फर्म को टैक्स नहीं देना, उस पर उस पार्टनर को देना है। तो GST पैन बेस्ड है। ठीक है। तो उस पैन की इनकम पे टैक्स। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर हम चाहे पैसा सेविंग में मंगा रहे हैं चाहे करंट में मंगा रहे हैं, हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है।
और वही मैं कह रहा हूँ, तो कब हमें बिजनेस रजिस्टर करा लेना चाहिए? रजिस्टर तो डे 1 से ही करा सकते हैं। देखिए आपने स्टार्ट किया आज मतलब इनिशियल आज छोटा है बिजनेस, कल को ग्रो तो करेगा। कई लोग सोचते हैं चला तो चला, नहीं तो देखेंगे, तो इसलिए ये बिजनेस खर्चा नहीं करना चाहते। उस चीज़ का मतलब कुछ ज़्यादा खर्चा है नहीं इसका। इंडिविजुअल में तो आप स्टार्टिंग में एक इंडिविजुअल से कर सकते हैं, उसमें बेसिक MSME और शॉप एक्ट के थ्रू अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर आपका GST नहीं लेना नहीं है, क्योंकि GST आपको लेने की जरूरत नहीं है 20 लाख रुपए में। बट अभी जैसे GST लेने की जरूरत ऐसे कभी कभी पड़ जाती है, जैसे बाई चांस पेमेंट गेटवे लेना हुआ, तो वो लोग ज़्यादा करके GST मांगते हैं। पहले हो भी जाता था विदाउट GST भी, अब अभी भी शायद हो रहा होगा, बट अभी बीच में जैसे हमें मचाते रहो का हमें लेना था वो पेमेंट गेटवे, तो उसमें GST मांग रहा था, तो विदाउट GST हम अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो वह कि कहीं कहीं पे GST की रिक्वायरमेंट होती है, और इसलिए हमने GST तुरंत ही रजिस्टर कर लिया था। ऐसा हमने वेट नहीं किया कि 20 लाख होगा कि 40 लाख होगा, जो लिमिट है वो होगा तो ही जाकर रजिस्टर कराएंगे, हमने करा लिया था शुरू में जी। तो ज़रूरत पड़ सकती है ऐसी जगह पे GST की। बिल्कुल, तो उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद तो आपके सेविंग में पैसा है या करंट अकाउंट में पैसा है, स्लैब के हिसाब से, थ्रेशोल्ड के हिसाब से जो टैक्स बनेगा आप पे करेंगे उसके बाद। और रजिस्टर करने का बेनिफिट ये है कि सपोज आपको कोई बिजनेस लोन लेना होता है, तो बिजनेस के एग्जिस्टेंस कहाँ से डिफाइन होगी? बैंकर को तो नहीं पता ना कि आप कितने टाइम से वो कर रहे हैं, तो आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी वो आपकी इनकम की इतने टाइम से आप ये इस प्रोफेशन में। ऑल्सो GST का एक और फायदा हो जाएगा कि हम जो भी बिजनेस करने के लिए या कंटेंट क्रिएशन के लिए हम लाइट ले रहे हैं, कैमरा ले रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं, उसके जो इनपुट GST इनपुट ले सकते हैं, बिल्कुल, तो उसका एक तरीके से 18% या 28% जो भी रहेगा GST, वो डिस्काउंट समझ सकते हैं, ऐसा है ना, ऐसा मान सकते हैं इसको। वो आपकी वरना कॉस्ट होती है। हाँ, अब ये है कि उसको इनपुट का आप बेनिफिट ले पाएंगे कि आपने आउटपुट। हाँ, तो अगर GST नहीं रहेगा तो फिर हम ले ही नहीं पाएंगे ना। बिल्कुल, तो ये तो मतलब है कि अगर आप सीरियसली आप करना चाह रहे हो, ऑनलाइन दुनिया में आ रहे हो, तो आप एक अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन करा लो। बिल्कुल ठीक है। सेकंड आ जाता है कि हमें इनकम टैक्स की फाइलिंग कब करनी है, कि जैसे मान लो कोई 10,000 रुपये ही कमा रहा है ऑनलाइन सोर्सेस से 10-20 हज़ार रुपये ही कमा रहा है महीने के, तो क्या उसको इनकम टैक्स भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, थोड़ा बताइए। देखिए, जो भी ये इनकम आप 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर अपने जैसे 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में कमाएंगे, उसके आपको रिटर्न फाइल करनी होगी 31 जुलाई 2024 से पहले। ठीक है। और इसमें ये होगा कि आपने जैसे बताया कि कुछ लोग अभी कम पैसा कमा रहे हैं, जैसे 2.5 लाख रुपए भी नहीं कमा रहे, 2.5 लाख से कम है उनका टोटल इनकम। अब वो वॉलेंट्री रिटर्न फाइल कर सकते हैं अभी भी। जैसे सपोज मैंने साल के 2 लाख रुपए ही कमाए, हाँ, देखिए अब जो मैंने रिटर्न फाइल किया, अगर मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए से भी कम है, अगर मैंने वो रिटर्न फाइल करूँगा तो उसका मुझे एडवांटेज क्या मिलेगा? कल को मुझे कोई बिजनेस लोन लेना होता है या कोई व्हीकल लोन, किसी भी तरीके का लोन लेना तो ITR मांगते हैं वो, बैंक 2-3 साल का। बैंक वाला 3 इयर्स की ITR मांगता है, बराबर। तो पहला तो ये एडवांटेज हो गया मुझे रिटर्न फाइल करने का। सेकंड ये होता है कि कई बार आप देखेंगे कि कुछ बड़े एजेंसीज हैं वो आपका TDS काट लेते हैं। जैसे सपोज मैंने किसी का प्रमोशन किसी के लिए कुछ कंटेंट राइट किया, तो मुझे उन्होंने 50,000 रुपये पे करने थे सपोज, लेकिन उन्होंने 50,000 रुपये में 10% मेरा TDS काट लिया, 45 से दिया। अब ये मुझे TDS का रिफंड मिल जाएगा 5,000 का, क्योंकि मेरी इनकम अगर टैक्स स्लैब में नहीं आ रहा तो अगर कुछ टैक्स बनेगा तो उसमें ये यूटिलाइज हो जाएगा TDS। और ये भी होता है, जैसे मान लीजिए जब हम लोग प्रमोशन के लिए चार्ज करते हैं, जैसे मान लीजिए इनवॉइस हमने बनाया 1.5 लाख रुपए का, तो उधर से 1.5 लाख रुपए प्लस GST हम मांगते हैं, तो प्लस GST तो आ जाता है 18%, बट उसमें से 1.5 लाख में से कुछ TDS कट जाता है। TDS कट जाता है, बिल्कुल। तो अब इस TDS को क्लेम लेने के लिए अगर मान के चलो अभी तो 1.5 लाख रुपए मेरा ज़्यादा अमाउंट है, तो मेरा टैक्स मेरे को खुद भरना पड़ता है। बट अगर मेरा इनकम कम होता, मैंने मान के चलो 5,000 रुपये का ही प्रमोशन किया, और प्रमोशन कर करके मैं साल के मैंने 2-2.5 लाख ही कमाए, बिल्कुल, तो उसमें मेरा जो पैसा कटा था वो मेरे अकाउंट में फिर आ जाएंगे। हाँ, वो आपको रिफंड मिल जाएगा जब, पर उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करनी होगी, क्योंकि सरकार आपको रिफंड तभी देगी जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी जैसे अभी आपने कुछ आंकड़ा बताया कि 8 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, है ना, तो थोड़े दुख की बात है। 8 करोड़ तो क्रिएटर ही हो गए इंडिया में। अब देखिए, उससे पिछले साल तो 6 से 7 करोड़ का था। आप लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे, उसके भी लास्ट ईयर से कंपैरिजन करेंगे, तो ये काफी नंबर इंक्रीज हुआ है। कुछ तो ये एक तरीके से पूरे 150 करोड़ की पॉपुलेशन का बोझ इन्हीं 8 करोड़ लोगों पे है।
मोटा मोटी देखे तो वही है कि अब फिर देखो सरकार को भी तो देश चलाने के लिए पैसे चाहिए। अब वो फिर टैक्सेस, अब या तो ये 8 करोड़ भरेंगे तो ज़्यादा है, फिर ये होता है ना कि बजट में टैक्स रेट कम हो सकती हैं जितना ज़्यादा गवर्नमेंट को, तो अगर टैक्स कलेक्शन होगा, अगर और ज़्यादा लोग टैक्स भरने लग जाएंगे तो हो सकता है टैक्स रेट कम हो जाए। वैसे अगर देखिए तो कुछ साल पहले तक मैंने ये सुना था कि 1.5-2 करोड़ लोग ही टैक्स भरते थे, मतलब वो टैक्स फाइलिंग करते थे। अभी 8 करोड़ हो गया, तो इन नंबर किस वजह से आपको लग रहा है कि इतना बड़ा है? ये देखिए कुछ तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। अब जैसे आप भी वीडियो डाल रहे हैं, अभी तक लोगों को पता ही नहीं था। अभी आपके इतने यूजर्स होंगे, मैं नहीं मानता कि सभी को पता था। उनमें से कुछ लोग तो, अरे बड़े बड़े क्रिएटर्स को नहीं पता है, वो मेरे से कह रहे हैं भाई ये जीएसटी कैसे होगा, या फिर यूट्यूब पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा इसके पेमेंट पे। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो मैं सोचा कि एक वीडियो ही बना देते। बिल्कुल अब अवेयरनेस लोगों में भी आ रही है। अब वो धीरे धीरे खुद समझ रहे हैं। और आजकल तो आप देखो कि डिजिटल ज़माना है, यूट्यूब पे ही सारे आपको, आप सर्च करेंगे तो ऐसे ही हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी। तो जो अब आप खुद यूट्यूबर्स हैं तो फिर आपको तो वो वीडियो वैसे ही कई बार व्यू में आ जाती है, तो देख के लोगों को समझ आ रही है। कुछ मान लो आपने भरा तो आपने जैसे अपने किसी दोस्त को बताया हाँ मैंने भरा, तो ऐसे भी होगा। तो धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रही है और भी आएगी। बढ़िया। तो वैसे अगर हम देखें तो जीएसटी के भी अपने फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या, मतलब मजबूरी भी है, फ़ायदे भी है, और इनकम टैक्स के भी मजबूरी भी है, फ़ायदे भी है। मतलब आपको देना ही देना है, और अगर आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो तो आपके उसके कुछ एडवांटेज मिलते हैं। जैसा कि आपने बताया कि हम लोन वगैरह के लिए हमको 3 साल का दिखाना पड़ता है, और दूसरा कि हमारा एक जो TDS कट जाता है, वो TDS आप रिफंड ले सकते हैं अगर हम इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आ रहे हैं तो ये एडवांटेज है ना। और कुछ इसके अलग से भी हैं, जैसे कि आप इसका एडवांटेज ये भी है कि अब यूरोपियन कंट्रीज है, वो आपका इनकम फाइल चेक करते हैं, वो ITR मांगते हैं। अब आपने पैसा कमा लिया तो आप क्या करोगे, आप पहले अपने बेसिक नीड्स पूरे करोगे, फिर लग्जरी में जाओगे। तो अगर आप, मतलब वीज़ा ही नहीं मिलेगा। हाँ ये भी है भाई, एक एडवांटेज ये भी है कि अगर आप पैसे कमा रहे हो और आपने ITR नहीं फाइल किया तो आपको वीज़ा भी नहीं मिलेगा ऐसी कंट्रीज का, जो बता रहे हो। बंदा अपने एक सिक्योर भी होना चाहता है तो उसके लिए इंश्योरेंस लेता है, तो आप टर्म इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस कंपनी मांगती है। अच्छा, ITR मांगते हैं। ITR मांगती है क्योंकि टर्म प्लान के लिए मांगते हैं, क्योंकि आपका इनकम उनको देखना होता है ना कि कितना आप कमा रहे हो। बिल्कुल, तो ऐसे कई फायदे हैं रिटर्न फाइल करने के। ठीक है, तो अभी मैं जो अभी तक मुझे जो क्लियर हुआ है कि इनकम टैक्स चाहे आप उस टैक्स स्लैब में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फाइल करना चाहिए। अगर आप इनकम कर रहे हो तो, नहीं भी इनकम कर रहे हो तो भी फाइल कर सकते हैं। हाँ, आपकी अगर इनकम सपोज 1,000 रुपये है तो आप अपनी 1,000 रुपये की इनकम भी दिखा सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एज ए सोशल सिटीजन है हम इंडिया के, तो मतलब एक मॉरल ड्यूटी है हमारी। कई लोगों का ये भी तो मानना है कि भाई इतना गवर्नमेंट इतना टैक्स लेती है, और ये टैक्स काफ़ी समय से चलता आ रहा है, राजाओं महाराजाओं के समय से वो लोग खून चूसते थे लोगों का, और आज भी गवर्नमेंट खून चूस रही है। 30% मतलब, तो 30% मोटा मोटी देखें तो जो 10 लाख से ऊपर जिनका वो है इनकम है, तो 30%, 35-40% तक, 42% तक, पता नहीं कितना इतना देना पड़ता है टैक्स। तो आदमी 12 महीने काम करता है, उसमें से 5 महीने का सैलरी तो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, फिर भी वो सुविधा नहीं मिल रही है, या फिर कोई इन सब चीज़ों एडवांटेज के अलावा कोई अलग से और कोई एडवांटेज नहीं है इतना पैसा देने का। मतलब कि आप समझो कि आप 5 महीने गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, एक तरीके से देख के थोड़ा ऐसे लगता है। और एक नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि भाई हम इस देश के निवासी हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है देश को ऊपर करने में। बट ये भी है कई लोगों का शिकायत की जो हम टैक्स दे रहे हैं उससे बस जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वही लोग मजे कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे आप? देखिए मैं इस पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा क्या? तो अब आप देखिए इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ है। अब गवर्नमेंट ने खुद से तो रोड कहाँ से बनाया, वो हमारा ही टैक्स मनी यूज नहीं, फिर उसके बाद भी तो टोल टैक्स तो ले ही रहे हैं बनने के बाद भी। वो तो देखो सेपरेट मैटर है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। तो एक चीज़ हमें बताइए, तो जो क्रिएटर्स लोग हैं या फिर जो डिजिटल तरीके से पैसे बना रहे हैं, तो इनको CA की ज़रूरत पड़ेगी? CA इनको हायर करना चाहिए कि कैसे अपने टैक्सेस मैनेज करने चाहिए? देखिए इनकम टैक्स या GST वो दोनों चलते सेल्फ असेसमेंट बेस पे, कि आप खुद को असेस कर रहे हो और उस हिसाब से अपने टैक्सेस और अपने रिटर्न्स फाइल कर रहे हो। अब हर एक बंदा हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। देखिए मैं आपकी तरह वीडियो नहीं बना सकता, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ।
मेरी फील्ड दूसरी है। तो आप या तो जैसे हम जैसे सीएस के हैं, बट वीडियोस बनाना तो सीख सकते हैं, हर कोई सीए कैसे बनेगा? तो उसके लिए तो फिर या तो आपको सीए करनी होगी, तो या तो फिर आप खुद सीए करके फिर खुद फाइलिंग करें बाद में, या फिर आप हम जैसे छोटे मोटे सीए की हेल्प ले सकते। तो वैसे अगर अश्वनी भाई से आप कनेक्ट कर सकते हैं, इनका इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, इनकी वेबसाइट भी है जो हमने ही बनाई है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, और इनसे जो भी आपको आपकी इंक्वायरी होगी, अगर आप क्रिएटर हैं, पैसे कमा रहे हैं और टैक्सेस से रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी है या फिर टैक्सेस मैनेज करवाना है तो आप कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, तो हमने बोला कि चलो आपको हम बुलाते हैं अपने शो में। तो अब आते हैं अश्वनी भाई, अभी जैसे मैंने वीडियो शुरू होने से पहले इंस्टाग्राम पे मैंने एक वो डाल दिया था स्टोरी कि अगर किसी को टैक्सेस से रिलेटेड कुछ पूछना है, अगर वो क्रिएटर है और टैक्सेस से रिलेटेड कोई इसको समस्या है तो पूछ सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, तो मे बी ये क्वेश्चंस कवर हो गए रहेंगे जो हमारे डिस्कशन में, बट फिर भी हम उनको एक केस की तरह से लेंगे, एक एग्जाम्पल की तौर से लेंगे और देखेंगे कि क्या क्या लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार। तो एक है द जॉय आनंद करके, उन्होंने बोला है कि एलयूटी लेना जरूरी होता है क्या? देखिए, मैंने बताया कि अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं और ये 18% पे नहीं करना चाहते जीएसटी, तो आपको एलयूटी दाखिल करना होगा। अगर आपने सच्ची, पहले मैं आपको बताना भूल गया हूँ, अगर आपकी इनकम आउट ऑफ इंडिया से आ रही है और मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस टैक्स फ्री है, जीएसटी नहीं लगेगा उस पर, जीएसटी टैक्स फ्री है, तो उसके लिए आपको एलयूटी दाखिल करना है। अगर आपने एलयूटी दाखिल नहीं किया, अपना एलयूटी फाइल नहीं किया, तो 18% देना, तो आपको एक बार गवर्नमेंट को 18% पे करना होगा। बाद में आप उनसे रिफंड मांग सकते हैं, उसके लिए अलग फॉर्म होता है ओके रिफंड के लिए, कि आपने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किया था तो मुझे रिफंड दिया जाए। तो उसके लिए ये है कि आप पहले ही अपना एलयूटी फाइल करते, तब आपको टैक्स नहीं देना होगा 18%। और एक ई बुक चैनल से हमारे मुदस्सर जी, उन्होंने भी पूछा है कि जीएसटी ऑन यूट्यूब इनकम, क्या यूट्यूब इनकम पे हमें जीएसटी देना होता है? अगर तो वो आउट ऑफ इंडिया से आ रही है तो एलयूटी फाइल करके उस पर आपको जीएसटी नहीं देना है, वरना तो आपको एक बार पे करना है और फिर बाद में आप रिफंड मांगते हैं। ये हमने कवर भी कर लिया था वैसे, तो इसीलिए भी ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछ रहे हैं। जो चीज़ें कवर हो चुकी हैं वो हम एक एक लाइन में आंसर करेंगे। एक बंदे ने बोला कि अगर $10,000 से ज़्यादा पर मंथ पेमेंट आता है एक ही बैंक में तो क्या दिक्कत हो सकता है बैंक रिलेटेड? $10,000 मतलब 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए पर मंथ आ रहे हैं। देखिए, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो बैंक हो सकता है उस पर होल्ड भी लगा दे, क्योंकि सेविंग बैंक जनरली मतलब बैंक्स ने ओपन किया आपके कि आप कुछ सेविंग कर रहे हैं, छोटी मोटी सेविंग कर रहे हैं, तो आप उसमें जमा कराइए बैंक में पैसा, क्योंकि बैंक को ब्याज देना है उस पर। तो बैंक चाहते हैं कि करंट अकाउंट ज़्यादा खुले। पहली बात तो करंट अकाउंट पे उनको कुछ ब्याज नहीं देना। दूसरा, अगर आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है तो पर्सनली मेरी एडवाइस है कि उसको अपने करंट अकाउंट में करो। ले। ठीक है। एक और बंदे ने पूछा है, वही सेम क्वेश्चन है, सर अगर हम यूट्यूब से इनकम करते हैं तो हमें टैक्स फाइल करना चाहिए क्या और क्यों? देखिए, फाइल करने के तो मैंने फ़ायदे बता ही दिए कि आपको कोई लोन लेना है, या आपको अपना टर्म इंश्योरेंस कराना है, या कोई फॉरेन गाड़ी लेना है, तो ये इनकम प्रूफ भी है आपका, तो उसके लिए तो आपको फाइल करना होगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको फाइल करना वैसे ही मैंडेटरी है। अगर 2.5 लाख से कम है तो वॉलंटरी, अगर आप चाहें तो आप फाइल कर सकते हैं। तो जो यूट्यूब इनकम करते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि उस पर जीएसटी नहीं लग रहा है, और जीएसटी का क्यों नहीं लग रहा है उसको बताया भी है, इनकम टैक्स देना है। बिल्कुल। और अगर आपका टीडीएस कट है तो उसका रिफंड के लिए तो आपको फाइल करने ही चाहिए। ठीक है। किसी ने पूछा है कि ब्लॉगिंग से अगर हम लाख रुपए निकालते हैं तो सतीश भाई कितना टैक्स देना होता है? लाख रुपए, अब ये उनका नेट प्रॉफिट है या टर्नओवर है। सपोज 1 लाख रुपए आए, हाँ, साल के 12 लाख रुपए हो गए, जीएसटी नहीं लिया, लेने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि 20 लाख से कम है। लेकिन इसमें से अब 12 लाख में से खर्चे भी हैं, जैसे सपोज उन्होंने खुद की कोई कंटेंट लिखवाया है, या कोई उन्होंने स्टाफ हायर किया है, कोई ऑफिस खोल रखा है उसका रेंट दिया है, या ये कैमरे हैं, लैपटॉप है, इनका डेप्रिसिएशन भी, एक चीज़ मैं आपको पहले बताना भूल गया, इनका डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हैं क्योंकि इनकी लाइफ ज़्यादा होती है 1 साल से ज़्यादा, तो कुछ परसेंटेज है। जैसे लैपटॉप पे 2-3 साल का कुछ रहता है। हाँ, कंप्यूटर पे जैसे 40% है, ओके, कैमरा वगैरह पे 15% है, तो वो भी खर्चा अलाउड हो जाता है। वो अब 12 लाख रुपए जैसे इनकी इनकम हुई है 1 लाख × 12 करके, मैं यही मान रहा हूँ, उसमें से ये खर्चे माइनस करके अगर इनकम, नेट इनकम
7 लाख रुपए से भी कम आ जाती है, तो इन पे टैक्स तो जीरो होगा पर रिटर्न जाएगी सर। अच्छा हाँ, ये चीज़ हमने डिस्कस करना भूल गए थे कि जो जीएसटी इनपुट हम लेते थे वो तो एक एडवांटेज था ही, अगर हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है, जीएसटी है तो। दूसरा ये भी कि हम जो भी एसेट्स ले रहे हैं, मतलब जो भी लैपटॉप खरीद रहे हैं, कैमरा खरीद रहे हैं, तो इसको हम डेप्रिसिएटिंग वाला भी डिडक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मेन एडवांटेज इसका यही है कि आप उसको, अगर आपका ये बिजनेस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते यूज हो रहा है तो उस पर डेप्रिसिएशन आप हैं। करेक्ट। इनकम टैक्स में ये भी एक फ़ायदा है क्रिएटर्स को कि उनको क्यों जीएसटी करा लेना चाहिए रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एक बंदे ने बोला है कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ में क्या मैं ब्लॉगिंग से इनकम कर सकता हूँ अपने नाम पर? देखिए, गवर्नमेंट जॉब अगर है तो उनके साथ, अगर वो अलाउ कर रहे हैं तो करो। हाँ, क्योंकि जॉब के साथ बिजनेस तो अलाउड है नहीं। अगर किसी मुझे लगता है कि है, या फिर किसी में भी नहीं, फिर आप जॉब नहीं अच्छे से कर पाएंगे। गवर्नमेंट का ये ओपिनियन था। ओके। प्राइवेट जॉब में ऑल दो आप कर सकते हो, फिर आपकी ये अदर सोर्स इनकम में काउंट हो जाएगी, क्योंकि मेन प्रोफेशन आपका वो जॉब है, तो उसके साथ अदर सोर्स इनकम हो। एक और चीज़, एक क्वेश्चन है कि क्या टैक्स से बचने के लिए दुबई बिजनेस रजिस्टर कर लें? अगर हाँ तो इसका कॉस्ट क्या आएगा? देखिए, एक लोगों में मिथ है कि क्योंकि दुबई में इनकम टैक्स नहीं है, लोगों को सर वैट है बस 5%। वैट है 5%, और वो भी टैक्स फ्री जोन में अगर आप कर रहे हैं तो शायद वहाँ पे वो वैट भी नहीं है। तो उसमें कई लोगों को ये लगता है कि दुबई में बिजनेस रजिस्टर कर लेते हैं, वहाँ पे पैसा कमा लेंगे और टैक्स नहीं देने होंगे। इनकम टैक्स 1800 पेजेस का है पूरा, तो मैं शायद आपको अभी नहीं बता पाया हूँ। हाँ। तो उसमें कुछ रूल्स हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है। अगर मैं 182 दिन से ज़्यादा मैं इंडिया में ही रहता हूँ तो मैं इंडियन रेजिडेंट कहलाता हूँ इनकम टैक्स के पर्पज से। जो इंडियन रेजिडेंट होते हैं उनकी ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगता है। अगर मैं दुबई में अपना बिजनेस रजिस्टर भी कर लूँ, पेमेंट में वहीं ले लूँ, और वहाँ से मैंने अगर अपने इंडियन अकाउंट में पैसे मंगा लिए तो मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा। ओके। क्योंकि ये फिर मेरी रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना है, तो वो चाहे इंडिया से कमाए चाहे आउट ऑफ इंडिया से कमाए, उसको टैक्स देना होगा। तो अब मतलब ये है कि अगर दुबई में हम बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ से जो भी अगर हम पैसे जब इंडिया मंगाएंगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। या तो वहाँ का पैसा वहीं यूज़ करो तो टैक्स नहीं देना है इंडिया में। देखिए, बेसिकली या तो आप 182 दिन से ज़्यादा अगर आप जाके दुबई रहे, एनआरआई बन जाओ। हाँ, एनआरआई के स्टेटस ले लें। फिर हो सकता है आप कुछ दिन चाहिए इंडिया में भी रहें तो आप एनआरआई रहेंगे, फिर आपकी वहाँ की इनकम पे वहाँ के हिसाब से टैक्स लगेगा। ओके। तो इंडिया में टैक्स नहीं देना होगा। तो ठीक है, तो या तो वो दुबई रहे 182 दिन से ज़्यादा, हाँ, तो फिर उनके लिए इसका तो एक तरीके से सिर्फ टैक्स बचाने के पर्पज से दुबई में बिजनेस खोल लेना मुझे नहीं लगता कि उतना सुटेबल है। अगर आप वहाँ पे बिजनेस एक्चुअल में बिजनेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बिल्कुल, अगर आपके लिए पॉसिबल है वहाँ रहना इतना टाइम तो फिर आप कर सकते हो। एक बंदे ने पूछा है कि क्या हम ब्लॉगिंग विदाउट जीएसटी कर सकते हैं? हाँ, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी मैंडेटरी नहीं है, तो आप विदाउट तब कर पाएंगे। वैसे ऑलमोस्ट हमने जो आंसर हमने दे ही दिया। जैसे एक बंदे ने बोला 1 करोड़ कमाने पर कितना टैक्स लगेगा, तो ये पूरा डिपेंड करता है कि आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, फिर आप किस स्लैब में जाते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक बंदे ने लिखा है, थोड़ा सा कंडीशनल है, हालांकि इसके बारे में आंसर आपने ऑलरेडी कर दिया है। उसने पूछा है मुझे ये जानना है कि इस फैब से पर मंथ 5 लाख तक का इनकम हो रहा है तो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? देखिए, इनकम टैक्स और जीएसटी वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का डाटा वो देखते हैं। अब फैब में स्टार्ट किया है, फैब और मार्च 2 मंथ में अगर इन्होंने 5 लाख प्लस 5 लाख 10 लाख नेट इनकम कमाए तो जीएसटी की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनको इनकम टैक्स 2.5 लाख से ऊपर है तो रिटर्न फाइल करने, और उसके बाद कोई डिडक्शंस है, ओल्ड रेजिम में आएंगे, न्यू रेजिम में आएंगे, उसके अकॉर्डिंग टैक्स फाइल कर। चलिए ठीक है। और बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक, टैक्स कम से कम कैसे जमा करें? अब ये बताइए सीधी। देखिए, उसमें तो ये है कि मैं यहाँ पे कोई आपको टैक्स इवेजन का मैं नहीं बता पाऊंगा। जो लीगल तरीके से हो सकते हैं वो बताइए। लीगल तरीके से तो ये है कि सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड रखें। सपोज कंटेंट लिखवा रहे हैं आप, जो भी आपकी इनकम की प्रोफाइल है, लाइक आपकी जैसे एडसेंस से पेमेंट आ रही है तो उसके लिए वेबसाइट है, डोमेन है, होस्टिंग है, या उसकी एनुअल मेंटेनेंस है, सब खर्चे प्रॉपर अपने बैंक से करें अपने रिमार्क्स में। आप बहुत से लोगों को ये भी होगा कि कैलकुलेशन कैसे करें, तो वो एक पर्टिकुलर या तो वो खुद मेंटेन करे ये सब रिकॉर्ड, या फिर किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले।
तो वो जो जो एक्सपेंसेस है मैंने आपको बताया, जैसे एसेट्स का डेप्रिसिएशन है या फिर कुछ ये कंटेंट का है, डोमेन होस्टिंग है, जो भी उस इनकम को अर्न करने से रिलेटेड के एक्सपेंस है वो सब deduct कर माइनस सकते कर हैं। पाएंगे बिल्कुल। या कुछ उन्होंने कोई स्टाफ हायर कर रखा है, कोई सैलरी दे रहे हैं उनको। और भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने खुद बना रखे हैं कि आप लाइक अलग अलग जगह पे डोनेट करते हो, चैरिटी करते हो, तो थोड़ा माइनस हो जाता है हाँ, आपके। वो उसकी हाँ। अलग अलग सेक्शंस है इनकम टैक्स के, जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हैं या किसी एनजीओ को डोनेट करते हैं। एक थ्रेशोल्ड है, एनजीओ को डोनेट करेंगे कि ग्रॉस इनकम का 10% अलाउड है और वो भी 50%। तो वो तो बेसिकली जो अभी तक जितना मैंने समझा, आई होप कि ऑडियंस भी इस चीज़ को समझ पाई होगी कि हम जिस तरह से भी इनकम कर रहे हैं हमें उस पे इनकम टैक्स देना ही देना है और जीएसटी देना ही देना है। उसमें जो केसेस लग रहे हैं, जैसे अगर हमारे जो हमारे पेमेंट्स बाहर से आ रहे हैं तो उस पे हमें जीएसटी नहीं दे रहे हैं, एलयूटी हम फाइल कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में आ रहा है वो, बिल्कुल तो इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। और अपने प्रोफाइल के हिसाब से जो भी आपका वो है, लाइक अगर आप मल्टीपल फाउंडर्स हैं तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर सकते हो, आप पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप अकेले हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप लेके आप जीएसटी ले सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मुझे क्लियर हुई हैं। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, थैंक यू सो मच इतना डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आप गाइस कुछ भी अगर आपको टैक्स से रिलेटेड अगर सीरियस इशू है तो आप भाई को परेशान कर सकते हो, इनसे चीज़ें पूछ सकते हो, और हमारे बहुत बढ़िया दोस्त हैं। तो थैंक यू सो मच अश्विनी भाई आने के लिए। आपको 1,18,000 विद जीएसटी जो है इंक्लूडेड जीएसटी हम आपको भेज देंगे। तो अश्विनी भाई, अब जाते जाते अगर मेरी ऑडियंस को टैक्स से रिलेटेड कोई टिप्स देना हो अपना पर्सनल, तो क्या देना चाहेंगे? पर्सनल यही है कि देखो, अभी नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होना है 1 अप्रैल से। सबसे पहले तो आप ये करें कि एक पर्टिकुलर अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करें। अगर आप अभी ज़्यादा इनकम नहीं अर्न कर पा रहे हैं तो आप खुद पर्सनली लेवल पे एक अपना एक एक्सेल शीट्स बना के जैसे भी आप मेंटेन करें, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड मेंटेन करें। उससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो आप खुद को असेस कर पाएंगे कि आपका कितना इनकम हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है। उस पर आप आगे से कहाँ से इनकम हो रहा है ज़्यादा, बिल्कुल आप उस पर फिर फर्दर वर्क कर पाएंगे। अगर आप इनकम आपकी ज़्यादा है और आपका फिर ऑब्वियसली आपके पास टाइम कम होगा, तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके एक पर्टिकुलर अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करें। क्योंकि कल को इनकम टैक्स में या जीएसटी में कोई केस लगता है तो वो आपसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड मांगेंगे। ओके। जनरली ये होता है कि आप पैसा तो कमा रहे होते हो लेकिन आपने कुछ रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया, तो उस नॉन कंप्लायंस का कॉस्ट आपको तब बाद में रियलाइज होगी। अब जैसा पेटीएम ने पेमेंट बैन बंद ही हो गया कि कितना बड़ा उनको वो नॉन कंप्लायंस का पे करना पड़ा उनको। ओके। तो मेरी पर्सनल, तो कई लोगों को लगता है कि यार हम तो गाँव में हैं, हम भरेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को? देखिए आजकल गांव और शहर में कुछ ज़्यादा फर्क रह नहीं गया है। गांव का भी जो मतलब पर्सन पैसे कमा रहा है वो फिर अल्टीमेट अपने पास तो रखेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो वो लगाएगा, या तो बैंक में डालेगा या कार खरीदेगा या घर खरीदेगा। तो इनकम टैक्स के आज के टाइम में चेक्स काफ़ी लग चुके हैं। 30 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर आप घर खरीद लेते हैं उसकी भी डिटेल जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। ओके। या फिर 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कार खरीदेंगे, एफडी खरीदेंगे, क्योंकि पैसा कमाएंगे आप कहीं ना कहीं तो उस पैसे को लगाएंगे ही आप, तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा। बराबर। तो वही है कि आप अभी थोड़ा सा दे के कम में उसको पे कर पाएंगे और बाद बाकी सही रखो, अपने टैक्सेस वाली चीज़ें सही रखो, बिल्कुल। गवर्नमेंट के साथ पंगा नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच अश्विनी भाई एक बार फिर से, और बहुत क्लियर शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया हमारी ऑडियंस को। एंड आई होप कि आप लोगों को आज के वीडियो से समझ में आ गया होगा जो भी टैक्सेस का जो आप क्वेश्चंस कर रहे थे काफ़ी टाइम से। और मुझे पता है इस वीडियो पे व्यूज़ कम आने वाले, क्योंकि पैसे कमाने वाले कम लोग हैं, ऊपर से टैक्सेस देने वाले कम लोग हैं। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप लोग को अलग से धन्यवाद, और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को नॉलेज हो, क्योंकि अभी तक लोग सिर्फ पैसे कमाना सीख रहे थे, बट पैसे को मैनेज करना भी आना चाहिए, टैक्सेस को मैनेज करना भी आना चाहिए। तो प्लीज़ शेयर करो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार शुभ काम में देरी क्यों कर रहे हो, सब्सक्राइब करो फटाक से, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वैल्यू वाली वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और अश्विनी भाई को भी आप फॉलो कर लेना, इनका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा, तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। उनकी साइट भी विजिट कर सकते हो, जहाँ पे क्वेरीज जो भी है आपको वहाँ पे फॉर्म फिल करके इनसे कनेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो बचाते रहो।